हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सब ठीक है। एक तो थोड़ी भूल चूक लेनी देनी, वो पहले सेट कर लेते हैं। क्लास में एक विवरण आया था तुंगा के युद्ध का। ठीक है। मुझे ठीक से याद नहीं कि अपनी इस क्लास में आया था या वहाँ आया था या दोनों आया था, पर मैं क्लियर कर देता हूँ। जब अपन मारवाड़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जोधपुर में विजय सिंह की बात आई थी। इन्होंने तुंगा के युद्ध के अंदर मराठों के साथ में संघर्ष किया, अपन ने ये पढ़ा। तो बेसिकली फिर मैंने वहाँ बताया था बाई मिस्टेक, क्योंकि मैं उस समय जयपुर ही पढ़ रहा था, कच्छा हुआ पढ़ रहा था। तो ईश्वर सिंह का जो नाम है वो मेरे दिमाग में रह गया था, जबकि तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह जयपुर के और मराठों के बीच में हुआ। ठीक है। प्रताप सिंह का सहयोग विजय सिंह ने दिया था मारवाड़ के। वहां पे प्रताप सिंह की जगह पे मैंने गलती से ईश्वर सिंह बता दिया था आपको, तो उसको करेक्ट कर लेना। फिर मैंने ये भी कहा था कि ईश्वर सिंह ने फिर बाद में इसने ईस्टरलाइट बनाई जयपुर के अंदर, और उसी ईस्टरलाइट से कूद के मर गया था। हालांकि ये बात तो सच है। ठीक है ना। इसने राजमहल का युद्ध किया था और वो मराठों के विरुद्ध नहीं था, वो इसी के भाई जो था माधो सिंह, उसके साथ में किया हुआ था। तो इसका जब विवरण आएगा तब देख लेंगे। तो तुंगा के युद्ध के अंदर ईश्वर सिंह की जगह आप प्रताप सिंह को ही रखिएगा, जो बाई मिस्टेक वहां पे गलती से बता दिया। ठीक है। चलिए, मारवाड़ राजवंश अपना चल रहा है, जोधपुर अपना चल रहा है। जोधपुर अभी फिनिश कर देंगे और उसके बाद में बीकानेर के राठौड़ अपन शुरू कर देंगे। पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट अपन लेके चल रहे हैं, शासक बाई शासक, टाइम के हिसाब से। एमसीक्यूज बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहा है। तो जो आज जो है वो बीकानेर का राठौड़ वंश शुरू हो जाएगा। मेवाड़ अपना हो चुका है, जोधपुर के राठौड़ वंश अपने आज हो जाएंगे, बीकानेर के शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करें फिर। चलो आगे बढ़ो और देखो जरा, इस प्रश्न का जवाब दो। निम्न में से जोधपुर के किस महाराजा ने 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में अपना जो स्थान है वो उदयपुर के महाराणा से नीचे रखने पर भाग नहीं लिया? लॉर्ड मेयो ने 1870 के अंदर अजमेर में दरबार लगाया। ये ठीक ठीक उसी परंपरा का अनुकरण है जैसा कि 1570 के अंदर अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। उसके अंदर सबको बुलाया गया, लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा है उनका स्थान इनसे ऊपर था, इस बात से चिढ़ गए ये, और ये वहां से भाग नहीं रहे। फिर बाद में इनका खामियाजे भुगतना पड़ा। इनकी तोपों की जो सलामी थी वो घटा दी गई थी, कम कर दी गई थी। तो कौन थे वो जिनका स्थान मेवाड़ के महाराणा से नीचे रखा गया? तख्त सिंह, सरदार सिंह, जसवंत सिंह या उमेश सिंह? बताओ जरा। इसका आंसर है ए, तख्त सिंह। फिर बाद में ऐसा हुआ, इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा और इनकी जो तोपों की सलामी है वो भी घटा दी गई थी, है ना। अंग्रेजों से संधियां कर ली थी जी। उनके अधीन थे, वो जैसा चाहते वैसे करते ही थे। चलो आगे बढ़ो। 1879 ईस्वी में जोधपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से नमक समझौता किया? ये नमक समझौता भी क्या है, एक प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ जरा, कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, तख्त सिंह, सरदार सिंह या सुमेर सिंह? अगर थोड़ा बहुत अगर शासनकाल का टाइम आइडिया हो तो 1872 73 तक जो है वो तख्त सिंह रहते हैं। उसके बाद में दूसरे शासक आ जाते हैं, तो वो महाराजा जसवंत सिंह आते हैं। इन्होंने ही अंग्रेजों के साथ में नमक समझौता किया। नमक समझौता बेसिकली था क्या, क्योंकि राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें बहुत मात्रा में है और यहाँ से राज्य की जो आय है वो काफी मात्रा में होती थी, लोगों को बहुत सस्ता और सुलभ प्राप्त होता है ना। जोधपुर के अंदर, जोधपुर जो राज्य है उसका सांभर की जो झील है, सांभर की, तो सांभर की झील के ऊपर जोधपुर का और जयपुर का, इन दोनों का संयुक्त अधिकार था।
दोनों रियासतों। तो इन्होंने पहले सांबर झील से संबंधित समझौता करा, पहले जयपुर वालों ने करा। इसके अंदर कुछ ऐसा था कि 1.25 लाख रुपए और 7,000 मण के आसपास जो नमक है वो घरेलू उपयोग के लिए रख लिया गया, और इतना सा कुछ पैसा रख लिया गया, और जो सारे अधिकार हैं वो अंग्रेजों को दे दिए गए थे नमक निकालने के। और जोधपुर वालों से भी फिर बाद में सांबर के बारे में समझौता किया, है ना। और एक आध दो और जगह थी जहाँ से नमक निकाला जाता था, उस पर भी समझौता किया गया। कुछ इस तरह से किया गया कि फिक्स अमाउंट जो है वो आप रख लो, बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो नमक है वो उस पर कर लगाने का अधिकार हमारा होगा। और ऐसा कोई भी नमक, है ना, जिसके ऊपर अंग्रेज टैक्स लगाते हैं, उसके अलावा कोई भी नमक होगा वो राज्य के अंदर ना तो आयात किया जाएगा ना निर्यात किया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर अफीम और नमक, ये दो चीजें हैं काफी अधिक मात्रा में पैदा होती थी, राज्य की आय भी होती थी। तो अफीम, शराब, गांजा, इनसे संबंधित भी चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वो एक तरीके से एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विवरण लिखे, इवन कर्नल टॉड ने भी इसके बारे में विवरण दिया है कि अगर पर्टिकुलर अगर हम सिर्फ सांबर की बात करें तो लगभग उन्होंने शायद 3 लाख रुपए मासिक का इनकम बताई है, वार्षिक या मासिक की इनकम बताई है। टॉड ने भी, अलग लोगों ने अलग अलग विवरण दिया है। उनकी नजर के अंदर क्या है कि अगर नमक को अगर अपन अपने अधिकार में रख लें, ब्रिटिश अंग्रेज अपने अधिकार में रख लें, तो इससे हमारी जो आय है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो सके। तो उस समय लगभग 54 पैसे प्रति मण के हिसाब से जो है ये राज्य के पास में इस रेट के आधार पे बिका करता था, ठीक है ना। तो इस पैसे को लेकर के समझौता हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। 8 लाख मण के आसपास, 8 लाख और कुछ हजार मण के आसपास नमक उत्पादन का आइडिया था सांबर से। तो आप उससे लगा सकते हैं कि कितना जो पैसा है वो ये बना सकते थे उससे। तो और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि अंग्रेजों की जो संधि है उसका विरोध कर सके। जयपुर का महाराजा जो सवाई राम सिंह था, और उसका जो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो मंत्री था, प्रधानमंत्री टाइप का, वो सबके सब क्या है, अंग्रेजों के एकदम पिछलग्गु थे और पूर्ण भक्त थे। तो जयपुर ने कर लिया, उसके बाद में फिर जोधपुर ने कर लिया, फिर बीकानेर वगैरह सारी की सबकी बारी आ गई, ठीक है ना। तो बीकानेर में भी लूणकरणसर और बहुत सारी झीलें हैं जहाँ से नमक निकलता था। तो छापर और लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है। लूणकरणसर नमक की झील है ना। तो यहाँ से अधिक मात्रा में नमक निकलता था। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो भरतपुर के लोगों को हुआ था, क्योंकि भरतपुर के अंदर जो नमक निकलता था बेसिकली वो क्या है, कुओं से निकालते थे पानी के, खारे पानी जहाँ होता था, खारे पानी के कुओं से नमक निकालते। तो जब सांबर के से थोड़ा एग्रीमेंट हो गया तो सांबर का नमक क्या है, गुणवत्ता की दृष्टि से काफी अच्छा था। तो इसका भार क्या है, भरतपुर के नमक पे पड़ा और ये पूरी तरह से बाजार से पिट गया। और फिर जो चीज सुलभ और सस्ती थी, आम लोगों के लिए आसान थी, तो वो अंग्रेजों के अधिकार में चली गई, और फिर वो महंगी भी हो गई। और फिर इनको ये भी अधिकार दिया गया अंग्रेजों की इन संधियों के माध्यम से कि सांबर और उसके आसपास या जो जहाँ से भी नमक बनता है उसके आसपास के लोगों की घर की तलाशी तक लिए ले सकते थे। तो किसी ने खुद के बनाने के लिए नमक तो यूज नहीं कर रहा, घर की तलाशी भी ली जा सकती थी। और उसको सांबर न्यायालय करके बनाया था इन्होंने, सांबर कोर्ट, उसके अंदर सजा भी दी जा सकती थी, बंदी बनाया जा सकता था अगर किसी के घर के अंदर नमक पाया गया। तो इस तरह से है। तो जोधपुर का कौन सा शासक जो है वो अंग्रेजों से नमक समझौता करने के लिए उत्तरदायी है। सब शासकों ने अलग अलग टाइम पे किया, किसी ने मना नहीं किया। तो वो थे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, ठीक है। क्योंकि ये संधि हुई थी, इस टाइम ध्यान रखना, ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में राजस्थान की हिस्ट्री का। क्योंकि जनरली क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री है ना, सोशल हिस्ट्री, प्रशासनिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास भी हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन सामाजिक और जो प्रशासनिक इतिहास है उसके बारे में कम ध्यान देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, इस संधि का कम से कम टाइम तो ध्यान रखना है ना। 1879 के अंदर सबसे संधियां कर ली थी, ठीक है। तो इस समय शासक यही था, महाराजा जसवंत सिंह। किस इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको तख्त सिंह भी लिखा दिखता है। तख्त सिंह का जो टाइम है वो 1872-73 तक का, उसके बाद में जसवंत सिंह जी आ गए, ठीक है ना।
और इससे संबंधी जो समझौते हैं ना वो 1869 और 70 के अंदर भी हुए थे। तो तख्त सिंह का रेफरेंस क्या है, उससे रिलेट करता हुआ तख्त सिंह ने भी कुछ कुछ एग्रीमेंट करे थे, लेकिन फाइनली जो संधि हुई, एक तरीके मसौदा जो तैयार हुआ वो 1879 के अंदर हुआ। तख्त सिंह इसलिए मान गया क्योंकि उसका जो कुशासन है वो अंग्रेजों की नजर में दब जाएगा, संधि में हस्ताक्षर कर लेगा, 3-5 नहीं करेगा। 3-5 करेगा तो कुप्रशासन या कुशासन की दृष्टि के आधार पर उसको राजा की गद्दी से हटाया जा सकता था, इसलिए तख्त सिंह मान गया। लेकिन फाइनली जो संधि हुई जोधपुर के अंदर वो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के टाइम पे। क्लियर, बात समझ में आ गई? ये थोड़ी डिटेल है, कभी इसको मौका मिले तो अपन पढ़ा देंगे इसको, ठीक है ना। कभी कोई अवसर आएगा तो सारी जो संधियां एक मोटा प्रारूप एक पर्टिकुलर क्लास लेकर के इसका जो पूरा व्यापार है, कैसे तरीके से व्यापार होता था, कहाँ पे कौन सा नमक भेजा जाता था, कौन सा नमक को क्या नमक, अलग अलग जगह के अलग नमक का नाम होता था बकायदा, है ना। जैसे डीडवाना से नमक को डीडू कहा जाता था, सांबर के नमक को कुछ और कहा जाता था, इस तरह से। तो कभी क्लास में लेंगे तो अपन बता देंगे इसको, नमक का जो हिस्ट्री, नमक अफीम का जो व्यापार का जो पूरा सिस्टम है उसको बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली, गोल्डन जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने किसे मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा। गोल्डन जुबली फेस्टिवल मनाया जा रहा है महारानी विक्टोरिया का, उसमें मारवाड़ का प्रतिनिधि भी जाना है, या तो राजा जी खुद जाएंगे या कोई प्रतिनिधि भेजें। तो ये खुद ना जा करके अपने प्रतिनिधि को भेजा था इन्होंने, तो किसको भेजा था, प्रश्न ये है। क्लास में भी करवाया हुआ है, सब क्लास में करवाया हुआ। कौन थे, प्रताप सिंह, शंभू सिंह, सूर सिंह या सुजान सिंह। तो क्लास में बताया था ये जो थे ये प्रताप सिंह जी थे। फिर ये जो जसवंत सिंह के बाद में जो शासक आए उनके टाइम पे भी ये रहे थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह के एक तरीके से कह सकते हैं ये फॉरेन अफेयर्स देखा करते प्रताप सिंह जी जसवंत सिंह के टाइम, ठीक है। तो इंग्लैंड भेजा गया था इनको मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। आगे चले। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती किसके शासन काल में जोधपुर आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना इसको। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है इसलिए। फिर आकर के इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे आज जोधपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती खुद आए थे तो किसके टाइम पे आए, जसवंत सिंह सेकंड के टाइम, तख्त सिंह के टाइम, सरदार सिंह के टाइम या सुमेर सिंह के टाइम। तो इसका जवाब भी वही है बिल्कुल, जसवंत सिंह सेकंड के टाइम पे ही जसवंत सिंह सेकंड के टाइम पे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, ठीक है। चलो, जोधपुर में नगर पालिका भी जसवंत सिंह सेकंड ने ही बनाई थी। जोधपुर नगर पालिका पहली जो नगर पालिका है वो जसवंत सिंह सेकंड ने ही बनवाई थी। तो ये इसका गठन कब किया गया था, 1883, 1884, 1885, 1886। बताओ जरा। जोधपुर नगर पालिका की स्थापना 1884 में ही कर दी गई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। जोधपुर के अंदर बाल विवाह पर प्रतिबंध किस शासक ने लगवाया, क्योंकि अपन जोधपुर के राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं तो अपन उसी से संबंधित सवाल देख रहे हैं। ऐसे क्या माइक्रो एनालिसिस वाले सवाल करने से क्या होता है, सारा दायरा कवर हो जाता है। हर एक क्षेत्र से अपन ने क्या है, जैसे जोधपुर पढ़ रहे हैं तो जोधपुर के ऊपर कई सारे सवाल निकालिए, पर्टिकुलर एक शासक से जितने सवाल बनते हैं उतने निकाल लिए, तो एग्जाम में फिर कुछ छूटेगा नहीं आपसे, सारा का सारा कवर हो जाना। बात समझ रहे हो। तो जोधपुर में बाल विवाह पर प्रतिबंध जो है किस शासक ने लगवाया था, कब लगाया था, तो ये महाराजा जसवंत सिंह ही थे, ठीक है ना। नगर पालिका के बाद में स्थापित करने के 1 साल बाद 1885 के अंदर जसवंत सिंह सेकंड ने बाल विवाह के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दुख की बात यह है कि अभी भी अपने अक्षय तृतीया के ऊपर राजस्थान के अंदर कई जगह पे बाल विवाह होते हैं। तो इन्होंने जोधपुर में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। राजस्थान में सामाजिक सुधार जब पढ़ते हैं तो ये चीजें आती हैं, तो अपन साथ साथ में चलता रहे, कार्यक्रम कर ही रहे हैं, है ना। स्पेशली अलग से कोई टॉपिक ले लेंगे, लिया हुआ भी है, तो जब आएगा तब अपन को आसानी होगी, तब मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको कि देखो वहां पे अपन ने ये किया था,
ठीक है, आगे चलो। अब किसके शासनकाल को जोधपुर, है ना, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल को जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। इस शासक को क्या है, पोलो का बड़ा शौक, और इसी वजह से क्या है, इस टाइम को, इसका जो टाइम पीरियड है उसको पोलो का घर कहा जाने लग गया था जोधपुर को। मतलब ये है कि हर मैदान मैदान के अंदर ही क्या है, पोलो खेलने लग जाते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है ना, आए दिन पोलो खेलता रहता था। तो कैसी कोई बड़ी जगह छोड़ी नहीं थी जहाँ पे पोलो नहीं खेला। पोलो का घर कहा जाने लगा था जोधपुर को। कौन था वो, जसवंत सिंह सेकंड था क्या, अब नहीं है जसवंत सिंह जी। तख्त सिंह जी पहले जा चुके, सुमेर सिंह जी भी नहीं है, ये है सरदार सिंह। सरदार सिंह जी को क्या पोलो का बड़ा शौक था, और इन्हीं के टाइम पे, महाराजा सरदार सिंह के टाइम पे ही जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, जोधपुर के किस शासक के समय चीन के बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी गई थी। तो बॉक्सर का जो विद्रोह है वो अपन करवा चुके, क्लास के अंदर भी करवा चुके हैं, आपको यूट्यूब पे भी मैंने करवा दिया था। 1899 से लेकर के 1902 तक के बीच में चला था ये। और अंग्रेजों की जो ईसाई धर्म का जो प्रचार है ना, और साथ साथ में अफीम का जो व्यापार है, उसके विरोध के अंदर चीन के जो आम जनता है उन्होंने ये विद्रोह किया था। इसके अंदर ईसाई जो मिशनरी थे, पहले तो उनको मारा गया, पीटा, खूब कूटा उनको, पहले पीटा, ठीक, और बहुत सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको पकड़ करके बीजिंग की शहर के पास में ले जा करके एक जगह बंद कर दिया गया था। फिर वहाँ के जो राजा थे वो भी क्या है, 50-50 खेल रहे थे। कभी कहते हैं कि वो कभी विद्रोहियों के साथ देते, कभी अंग्रेजों का साथ देते, कभी कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, कभी कहते हैं कि मार दूंगा। देन फिर बाद में 8 देशों का अलायंस बना था, सब बताया था मैंने क्लास में। 8 देशों का अलायंस बना था, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड। तो इन सब ने मिलकर के फिर क्या है, अपनी सेना भेजी, और फिर जो इन्होंने कत्लेआम मचाया, बहुत क्रूरता बरती इन्होंने, महिलाओं का बलात्कार किया गया। बलात्कार इतने इस तरीके से किया गया कि उस रेप के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है और सड़क पे पटक दिया जाता था। तो बहुत ज़्यादा क्रूरता बरती इन लोगों ने, और फिर 45,000 पाउंड के आसपास का चीन के राजा के ऊपर जुर्माना वगैरह लगाया, इस तरह से शांत। तो अंग्रेजों की सहायता देने के लिए मारवाड़ के जो शासक है ना, इन्होंने चीन के बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना भेजी थी, और उनके झंडे के ऊपर लिखा हुआ था बकायदा 1900 चाइना। ये मारवाड़ी सेना के झंडे के ऊपर लिखा हुआ था। तो कौन थे साहब वो, तो वो सरदार सिंह जी थे। कोई खुशी का काम तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि चीन भी क्या है ना, भारत के जैसा ही था। भारत में भी जो है पूरी दुनिया को भारत निर्यात किया करता था, आयात नहीं करता था। यानी कि हम सारी दुनिया को सामान देते थे, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम दूसरी दुनिया से लेते। तो चीन के साथ भी लगभग ऐसा ही था। फिर इन्होंने क्या, अफीम को खपाना शुरू करा यहाँ पर चीन के अंदर, और कैसे ना कैसे करके जो ट्रेड है वो अपनी तरफ बैलेंस किया। फिर बाद में और भी इन्होंने कई चीज़ों को तरीके से चीन को शोषण करने की कोशिश की। बहरहाल तो ये था बॉक्सर विद्रोह, और इस बॉक्सर विद्रोह के लिए मारवाड़ के शासक सरदार सिंह जी ने ही मारवाड़ी सेना भेजी थी बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए ब्रिटेन की सहायता। ठीक है, ऐसे गंगा सिंह जी ने गंगा रिसाला भेजी थी। कब भेजी थी, कौन से युद्ध में भेजी थी, आएगा क्लास के अंदर, सब समझा देंगे। करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, तो यूट्यूब पे आएगा, जब अपने यहाँ पे आएगा तब यहाँ भी कर। चलो आगे चलो। निम्न में से किसने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया जिसमें असमर्थ लोगों की पेंशन दी जाती थी। ये अच्छा काम किया था इन्होंने। आज भी तो इस तरह की योजनाएं चलती हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान कल्याण योजना वगैरह वगैरह, दिव्यांगों संबंधित योजना चलती है। तो ऐसे ही जो असमर्थ लोग हैं समाज के, उनको पेंशन दी जाती थी इस एडवर्ड रिलीफ फंड से। तो वो किसने बनाया था, जसवंत सिंह सेकंड ने। ऑप्शन देखो, बड़े आसान से एनिमुलेट कर सकते हो आराम से। तख्त सिंह भी नहीं है, सुमेर सिंह भी नहीं है, सरदार सिंह। सरदार सिंह ने ही एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया था। ये ध्यान रखना है इसको, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इस तरह से नहीं पूछा हुआ, कुछ और घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन एडवर्ड रिलीफ फंड जो है वो सरदार सिंह से संबंधित है, जोधपुर के सरदार सिंह से, है ना।
इसको कनेक्शन को बिल्कुल मत भूलना, जोधपुर के सरदार सिंह से संबंधित है ना, याद रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चले, सरदार सिंह ने किसकी स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था? जसवंत थड़े को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं ना। तो किसकी स्मृति में बनवाया था? पहली बात तो जसवंत थड़े से कंफ्यूजन हो जाता है कि जसवंत थड़े का निर्माण जसवंत सिंह ने करवाया होगा, जबकि ये गलत है। जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। अभी हमने जसवंत सिंह के बारे में देखा, इनके टाइम में कई सारे काम हुए थे, सबके ऊपर अपने प्रश्न भी ले लिए, ठीक है ना। तो इसकी स्मृति के अंदर सरदार, तो ये जसवंत सिंह तो वो है नहीं, मूल जसवंत सिंह जी अपने जो थे, है ना, दलथम्बन जिसको कहा जाता, दलथम्बन तो गंगा सिंह जी को कहा जाता है। महाराजा जसवंत सिंह जी, जिनके बेटे अजीत सिंह जी थे, कई युद्ध लड़े थे इन्होंने और मुगलों का युद्ध जिताए भी थे। तो सीधा सीधा संबंध ऐसे समझा जाता है कि जसवंत थड़ा जसवंत सिंह जी संबंधित होगा, लेकिन बनाया जो था वो सरदार सिंह ने बनाया था। अब आपको ये बताना है कि किसकी स्मृति में बना, जसवंत सिंह सेकंड की में, जसवंत सिंह फर्स्ट की स्मृति में, थर्ड की स्मृति में, फोर्थ की स्मृति? जसवंत सिंह जसवंत सिंह जसवंत सिंह, कौन से जसवंत सिंह? तो देखो, फोर्थ जसवंत सिंह जी आए नहीं, थर्ड जसवंत सिंह जी आए नहीं, तो पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ही आए हैं। पहले के ऊपर कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि इनका जो कद और इनके जो कार्य हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। धर्मत के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था दारा शिकोह की तरफ से, लेकिन ये इनकी स्मृति में नहीं बना हुआ, ये जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बना हुआ, ठीक है ना। इस बात को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो जसवंत थड़ा जो है वो जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बना हुआ है, सरदार सिंह ने इसको बनाया। जोधपुर राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसको, ठीक। चलो, चीतर पैलेस काफी फेमस है ये, इसका मूल नाम अगर देख लें तो वैसे समझ में आ जाएगा। चीतर पैलेस का निर्माण किसने करवाया या किसने उसकी नींव डाली, ऐसा भी कह सकते हो। कौन था वो? चीतर पैलेस, इसको आज क्या कहा जाता है? उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था, यही है चीतर पहाड़ी के ऊपर चीतर पैलेस बनवाया, इसको उम्मेद भवन भी कहते हैं, उम्मेद पैलेस भी कहते हैं, ठीक। आज तो होटल के अंदर तब्दील हो गया है, ये बड़ी बड़ी शादियां होती है इसके अंदर, ठीक है। उम्मेद भवन, उम्मेद पैलेस उम्मेद सिंह जी ने बनवाया अपने ही नाम पे। अब उम्मेद सिंह जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा? ये जोधपुर की तरफ से गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और अपने प्रतिनिधि यानी कि जोधपुर के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा था? इसमें गोलमेज सम्मेलन के अंदर, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। भारत के संविधान और उत्तरदायी शासन से संबंधित जो गूढ़ प्रश्न है उसके ऊपर विचार करना था इसको। गंगा सिंह जी तो ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बीकानेर वाले। JW यंग को भेजा था, JW थॉमस को, JW पैट्रिक को, JW लॉरेंस को। किसको भेजा? तो इनके टाइम पे ना तो लॉरेंस है, ना पैट्रिक है, ना थॉमस है, JW यंग ही थे जिनको इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भेजा। उम्मेद सिंह। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन में मारवाड़ के शासक ने हिस्सा लिया, तो उम्मेद सिंह थे, ठीक है। कैसे भी घुमा के पूछ ले, प्रश्न को आपको ध्यान रखना। क्लियर है बात? JW यंग। आगे चलो, निम्न में से किसने जय नारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया? बताओ, क्योंकि इनके बाद के अंदर काम हो चुका था, है ना। बस एक फाइनल शासक आते हैं और फिर काम हो जाता है। फिर हनुमान सिंह जी आ जाते हैं, लेकिन तब देश आज़ाद हो चुका था लगभग इनके टाइम पे ही, है ना, उमेश सिंह जी के टाइम के आसपास ही। तो संविधान सभा जो है उसका निर्माण हो रहा था, और 11 सितंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठी। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने। तो उसमें मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में, है ना, किसको भेजा था? जोधपुर के प्रतिनिधि के रूप में जय नारायण व्यास को भेजा गया था। इस बात का ध्यान रखना है। भेजा किसने था? बात
तो वही बात है, उमेश सिंह जी ने ही भेजा था, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट उमेश सिंह जी के बाद में हनुमंत सिंह जी आ गए थे, लेकिन हनुमंत सिंह जी उस समय थे नहीं जब जयनारायण व्यास को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। पहली बात तो जयनारायण व्यास को ध्यान रखना, जोधपुर से रिलेट करता हुआ, ठीक। और फिर उमेश सिंह जी को ध्यान रखना, संविधान निर्मात्री सभा से संबंध। आगे चलो, वो कौन थे जिन्होंने भोपाल के नवाब के साथ मिलकर के जिन्ना से भेंट की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, और जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने, शामिल करने का प्रयास किया। ये एक तरीके से देशद्रोही टाइप की काम था, ये कलंक है एक तरीके से जोधपुर के इतिहास के ऊपर। सबसे आखिरी के आदमी ने कलंक पोत के चला गया। ये कौन थे? ये हनुमंत सिंह थे। कुछ एक रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, ये अपनी खुद थोड़ी चला रहे थे कि यार मैं लोकतांत्रिक सरकार में मिल जाऊंगा तो मुझे कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे। इनको आना जाना तो कुछ था नहीं इनके पास में, है ना, काम करने के लिए कुछ था नहीं, बैठे बैठे खाना था इनको, और जन्म से कुछ मिल गया है उसको अपना क्या है कि बस अधिकार बना के बैठ गए। तो पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था इन्होंने, हनुमंत सिंह थे ये। लेकिन फिर बाद में क्या है, सरदार पटेल, माउंटबेटन और जो BN राव थे, उनके सबकी प्रयासों से फाइनली क्या, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन, अधिमिलन का जो पत्र है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए फाइनल। ठीक है, लालच में आ गए थे क्योंकि बॉर्डर के ऊपर पड़ता ही था, इन्होंने लगा कि यार वहीं चलते हैं, वहीं ठीक रहेगा, अपना थोड़ा काम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पटेल और जो BN राव है वो इतने कच्चे थे नहीं। बहरहाल तो इस आदमी का इस तरीके से नाम भी ध्यान रखना, अच्छे काम करने वालों के साथ साथ कुछ कबाड़ा करते करते बच गए ये, उनका भी ध्यान रखना। हनुमंत सिंह थे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न के साथ में हमारा जोधपुर का जो राठौड़ वंश है वो फिनिश हो जाता है। अब जो हम शुरू कर रहे हैं, अब वो बीकानेर के राठौड़ शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्लास के बढ़ते ही कहा था आपको कि जोधपुर का राठौड़ वंश जो है आज खत्म हो जाएगा, बीकानेर का राठौड़ शुरू हो जाएगा, और ये भी क्या है अगली 1-2 कक्षा के अंदर ये भी फ्री हो जाएगा। MCQs के थ्रू ही अपन पढ़ा रहे हैं। ठीक, बीकानेर की स्थापना कब की गई थी साहब? सीधा सवाल यही है, बीकानेर की स्थापना राव बीकाने की थी। ठीक है, जोधपुर के ही जो जोधा थे जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया, उन्हीं के ही बेटे थे ये। तो किसी बात पे पिताजी ने मजाक उड़ा दिया, व्यंग्य कर दिया, तो चले गए। फिर 2 व्यक्ति थे, खुद बीका और एक जाट शासक था नर। इन दोनों ने मिलकर क्या है, बीकानेर बनाया है, इसलिए इनके नाम पे बीका और नेर ऐसे नाम पड़ा है। ये किंवदंती भी है, ऐसा माना जाता है। तो और इस बात का प्रमाण ऐसे मिलता है कि राव बीका के बाद में कुछ टाइम के लिए ये जो नर है, नर जाट शासक था, ठीक, ये बीकानेर गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बीकानेर का निर्माण बसाया इन्होंने, कब बसाया था? 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना की गई। ठीक है, ये लगभग 1464 के आसपास से ही शुरू हो गए थे अपना काम करना, छोटे छोटे गांवों को, परगनों को जीतते चले गए, और फिर इस तरह से बीकानेर की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीकानेर को इन्होंने राजधानी बनाई। ठीक, राव बीका। तो सन याद रखना, बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? 1488 ईस्वी। ठीक है सर, चल। तो बीकानेर के अंदर ही ऐसा कहा जाता है कि राव बीका ने जो स्थापना की, जो युद्ध जीते, वो करणी माता की कृपा से जीते थे। तो करणी माता का बीकानेर के अंदर जो मूल मंदिर है, प्रश्न यही है किसने देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर जो प्रारंभिक मंदिर है वो, उसका निर्माण करवाया। करणी माता के बारे में आप जानते ही हो, सफेद चूहों के लिए फेमस है ये। कहा जाता है कि जिसको किसी को सफेद चूहा वहां दिख जाता है तो बहुत शुभ होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? करणी माता की जय बोल दो, देखिए एक बार। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वही है जिसने बीकानेर की स्थापना की। करणी माता के आशीर्वाद से ही इसने बीकानेर की स्थापना की। ठीक है, थोड़ा कैमरे का थोड़ा हो गया शायद मेरे हिसाब से, नेटवर्क का कभी कभी इशू हो जाता है, तो इमेज जो है वो आगे पीछे हो जाती है ना, तो इसको थोड़ा सा संभाल लेना। ठीक, क्योंकि अब बार बार रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, नेटवर्क थोड़ा कम आ जाता है, तब ऐसा होता है। आपको आवाज तो आ ही रही है, ठीक है ना। तो ये राव बीका ही थे जिन्होंने करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में जो शासक आते हैं वो ढौसी का युद्ध भी होता है।
तो धौसी का युद्ध मैंने क्लास में समझाया था आपको। ये धौसी का युद्ध ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब युद्ध से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो उसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम आता है, तो बीच में एक आध दो युद्ध ऐसे फंस जाते हैं, तो उससे क्रम बिगड़ जाता है, तो पता नहीं लगता कि कौन सा सही है कौन सा गलत। दो सही हो जब पता होते हैं, एक का हमें आइडिया नहीं होता, एक में कंफ्यूजन होते हैं, तो जब क्रम मिलाते हैं तो जो दो ऑप्शन के बीच में फंस जाते हैं, फिर यार ये भी सही है, इन दोनों में से कोई एक हो। इस तरह के युद्धों का स्पेशली क्या टाइम थोड़ा ध्यान रखना, किस किस के बीच में हो ध्यान रखना। इसलिए प्रश्न पूछा धौसी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। नारनौल के अभिमीरा वर्सेस राव लूणकर्ण, या फिर अभिमीरा के साथ में जोधा, या फिर अभिमीरा के साथ में बीका, अभिमीरा के साथ में सूजा। ये युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के अंदर जो है लूणकर्ण जी जो है वो शहीद हो लिए थे, निकल लिए थे। तो नारनौल का था अभिमीरा, उसके साथ में राव लूणकर्ण के बीच में धौसी का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ था ये? 1529 के आसपास का है ये। ठीक है ना, 1529 ईस्वी के आसपास का युद्ध। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना धौसी का युद्ध, नारनौल वर्सेस जोधपुर, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, नाम भी बड़ा स्पेशल सा है, तो वैसे ध्यान रह जाएगा इसका, अभिमीरा और ये लूणकर्ण। चले अगले सवाल के ऊपर। राव लूणकर्ण को किस ग्रंथ में कलयुग का कर्ण कहा जाता है? क्लास में समझा दिया मैंने आपको, दो कर्ण तो आपको याद करने ही करने। कलयुग का कर्ण जिसको जो कहा जाता है राव लूणकर्ण को, एक है राजस्थान का कर्ण या राजपूताने का कर्ण। ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं राय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह जो है उनको राजपूताने का कर्ण कहा। तो राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ठीक है, कहा गया है। अब ये कहा किसने है, कौन से ग्रंथ के अंदर हमें मिलता है ये विवरण, जहां पे राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव जेतसिरो छंद, बिरली कृष्ण कृष्ण रुक्मणीरी, मारवाड़ परगना रे विगत, या दयाल दासरी ख्यात। सारा ही ऑप्शन बड़े क्लोज से हैं, समझ में आएगा नहीं। अगर अभी तो चलो मैंने इसलिए मैंने करवा दिया है, अगर ये प्रश्न इस तरह की चीजें नहीं आए दिमाग के अंदर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो कि बेसिकली क्या है, जो बीकानेर का राठौड़ का इतिहास का जो सोर्स है वो राव जयसिंह छंद ही है, वहीं से लिया जाता है। राव जयसिंह तक का जो टाइम है वो तभी उससे पहले के जो शासक हैं उनके बारे में विवरण यहाँ से अधिकतर उठाते हैं। इसको बीटू सूजा ने लिखा है, ये भी ध्यान रखना, बीटू सूजा। तो राव जेतसिरो छंद के अंदर ही राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। ठीक है, बात याद रहेगी, ध्यान रहेगा। जेतसी तक के, राव जेतसी तक का जो विवरण है वो हमें उसका जो प्रमाणिक एक सोर्स तरीके से जो इतिहास का यूज करते हैं वो राव जेतसिरे छंद को यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इससे पहले के राव जेतसी और उससे पहले के जो शासक हैं उनका विवरण दिया हुआ है, उनका कालक्रम भी दिया हुआ है, उनके टाइम की इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो भी दी गई, उनकी उपलब्धियां दी गई। ठीक है, तो कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण, किसके अंदर पता लगा? राव जयसिंह छंद। किसने लिखा राव जयसिंह छंद को? बीटू सूजा ने। ठीक, चाला तो आ गए। निम्न में से कौन शासक था जिसने 1534 ईस्वी के अंदर मुगल शासक कामरान को पराजित किया? मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर भी, 1534 के आसपास ये काबुल का था कामरान, ये हुमायूं का भाई था कामरान। इसने क्या है, बटनेर के किले पर अधिकार कर लिया, हनुमानगढ़ का जो किला है बटनेर का किला, उस पर अधिकार कर लिया और फिर ये आगे बढ़ा बीकानेर की तरफ। बीकानेर के किले पे भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन इस समय बीकानेर के शासक जो थे उन्होंने कामरान को युद्ध के अंदर से हरा दिया और भगा दिया उसको। तो कौन थे वो शासक जिन्होंने कामरान को पराजित किया था 1534 के? तो वो कौन थे? वो राव जेतसिंह ही थे, इन्होंने ही कामरान को पराजित किया था। इसका विवरण भी हमें उसी से मिलता है, राव जयसिंह छंद से। इसलिए मैंने कहा कि इस किताब को ध्यान रखना, और कुछ याद नहीं आया तो राव जेतसिंह से पहले के जो शासक हैं उनके कालक्रम से संबंधित अगर कोई विवरण आ जाए कि सोर्स कहाँ पे दिया हुआ है, ये कहाँ पे पता लगता है, तो उसका अधिकांश आंसर आपको यही मिलेगा, राव जयसिंह छंद। ठीक, रिटन बाय बीटू सूजा।
क्लियर, याद रहेगा ये, चलेंगे आगे, चलो तो चलो, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अब 8 तक पहुंच गया तो लाइक वाइक कर दो यार वीडियो ने, और अपना जो मित्र है सहपाठी है वहां के सागे शेयर करो ये ना, बढ़िया लागे हो तो, नहीं लागे हो तो थारी मर्जी भाई, ठीक। और कहीं हो, बढ़िया हो, सब ठीक ठाक, हेल्थ वेल्थ को ध्यान रखो, स्वास्थ्य को ध्यान रखो यार, तावड़ो बहुत जोर को पड़ रही है, हर बार ही पड़े है ना, ये बार थोड़ा ज्यादा पड़ रही है, आप अब की बार जो पड़ रही है व्यूम बद तो अगले साल पड़ेगा, कम तो होगा नहीं हो, तो घर में रहो, कमरा में रहो, कूलर पंखों जो चलाओ चलाओ, पढ़ो आराम हो, अगले महीने एग्जाम आ गया, एग्जाम में थारा चलता ही रहे, तो बस तैयारी करो मचक के एकदम, प्रैक्टिस करता रहो, जितो पढ़ो उन ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगा उतना ही फायदा मिलेगा, गलती थारी थारे कमरा पे हो जाएगी है ना, एग्जाम में दोबारा रिपीट को ना होगी बात, इसलिए प्रैक्टिस करो। तो बस तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।